नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, जीके जीएस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करते हैं। इनको पूरी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं, एनसीईआरटी के फैक्ट को साथ हम इन सवालों को कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 256वीं क्लास हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए, भोजन, काम और उत्पादन, यह जो नारा दिया गया था ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 1985 से 1990 के मध्य ये चली थी। ठीक है, यह जो परियोजना थी किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें हैं। कुछ जगहों पर दिया है कि डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी, कुछ जगहों पर इसे प्रणब मुखर्जी के मॉडल पर आधारित बताया गया है। दोनों को ध्यान रखेंगे, जो भी आपको विकल्प में दिया जाए उसे टिक करेंगे। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य था। इसको भी ध्यान रखेंगे। इसी के तहत रोजगार के लिए एक योजना शुरू करी गई थी, जवाहर रोजगार योजना। 1989 में ये शुरू हुई थी, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाले कथन को आपने चुनना है। पहला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। मानसून के बारे में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हमने डिटेल से बात करी थी कि भारत में मानसून कहां से आता है, कैसे आता है, कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं, कौन सा मानसून कहां पे वर्षा करता है। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के माध्यम से होती है। तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी घाट है, इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र है और मेघालय का जो इलाका है ये है। ये भी आपका सही है। जब हमारा जो मानसून है अरब सागर से भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ता है तो पश्चिमी तट के साथ लगी हुई है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को वो ज्यादा पार कर नहीं पाता है, पश्चिमी घाट के इलाके में ज्यादा वर्षा हो जाती है। हिमालय के क्षेत्र में जब बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून एंटर करता है तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको भी ज्यादा वो पार नहीं कर पाता। हिमालय के आसपास के इलाकों में और मेघालय के खासकर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ज्यादा वर्षा होती है। इसको भी हमने समझा था, सेकंड भी सही है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। इस वाले कॉन्सेप्ट को भी कई बार हमने समझा है। देखिए, भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो 2 जगहों पर होती है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तमिलनाडु का तट आपका इधर वाला तट हो गया। शीतकालीन वर्षा यहां पर भी होती है और उत्तर भारत के इलाकों में खास करके जो पंजाब है हमारा, इसके अलावा उत्तराखंड वाला इलाका हो गया, हिमालय इलाके हो गए, इन इलाकों में भी शीतकाल में वर्षा होती है। जो दक्षिणी तट है हमारा यानी तमिलनाडु के आसपास, यहां पर जो वर्षा होती है ये लौटते हुए मानसून के कारण होती है। जब मानसून जाता है भारत में वर्षा करके, जब वापस जा रहा होता है, जाते जाते वो यहां पर वर्षा करते हुए जाता है। तो दक्षिणी तट पर, खासकर तमिलनाडु, आंध्र के तटों पर जो शरद ऋतु में वर्षा होती है वह किस वजह से होती है? वो लौटते हुए मानसून, मानसून का निर्वतन इसको कहा जाता है, उसकी वजह से होती है। जो उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो पश्चिमी विक्षोभ यहां पर गलत होगा, इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, जबकि तमिलनाडु के इलाकों में किसकी वजह से होती है? लौटते हुए मानसून। तीसरा वाला गलत है, यही आपने बताना था। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, यही आपका उत्तर है। भारत में शरतकालीन वर्षा क्षेत्र पंजाब और तमिलनाडु है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, उत्तर भारत में भी होती है और दक्षिण में खासकर तमिलनाडु और आंध्र के तटों पर भी होती है। ठीक है, अगला,
निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है? तीन प्रकार के न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन न्यायों को राज्य प्रयास करेगा कि हर किसी को ये न्याय प्राप्त हो। इन न्यायों को सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा? राज्य। ये किस में बताया गया है? ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में ये बताए गए हैं। 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और अपने राज्य में सबको समान अवसर देगा, समान सुविधाएं देगा और असमानताओं को कम करेगा। ठीक है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य क्या केरल था? बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य केरल था। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा था। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या सिक्किम था? सिक्किम था या गोवा था? गोवा भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य होगा सिक्किम। यह भी सही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर क्या ये नागालैंड में रही थी? सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर हमारे मेघालय में रही थी। ठीक है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो थी वो नागालैंड में रही थी। तो ये वाला आपका पूरी तरीके से गलत है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहां थी? सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मेघालय में थी और सबसे कम नागालैंड में थी। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तीन बातें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लेकर दी गई हैं। देखिए, पहला, ब्रिटिश काल में भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे। देखिए, जो अंग्रेजों के काल में भारतीय सिविल सेवाएं होती थी, आईसीएस की परीक्षा अंग्रेज उस समय आयोजित करवाते थे, उसमें भर्ती होने वाले यानी भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। दूसरे भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में चयनित होने वाले दूसरे भारतीय, इनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। 1863 में सत्येंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय बने थे और उन्हीं के 6 से 7 साल के बाद 1869 से 70 के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय बने थे भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले। उम्र को लेकर के इनका विवाद हुआ था, जिस वजह से इनको सेवा से बाहर कर दिया गया था। तो बर्खास्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चयनित होने वाले पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, पहला सही है। 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। देखिए, जो इंडियन एसोसिएशन है इसे कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके सहयोगी, जिनका नाम था आनंद मोहन बोस, दोनों ने मिलकर करी थी। यह भी सही है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले ये पहले भारतीय थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले अंग्रेजों का ये पहले भारतीय थे। ये भी सही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो शुरुआत में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो शुरुआती नेतृत्व भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किया था। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखेंगे, भारतीय सिविल सेवा में ये भर्ती हुए थे, बाद में इनको बाहर किया गया था। सिविल सर्विसेज आंदोलन, उनमें सुधार करने के लिए इन्होंने मांग करी थी, उसके लिए आंदोलन चलाया था जिसे सिविल सर्विसेज आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसका नेतृत्व भी किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये हमने इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जाना। सही आंसर क्या है यहां पर? ऑप्शन डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता था, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, निम्न में से किन राज्यों में नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है? देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार जो है ये किन राज्यों में है? नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट घाट हैं, एक हमारा पश्चिमी घाट है, एक हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है। इन दोनों घाटों का जो मिलन बिंदु है, यानी ये पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पर आपस में मिलते हैं, उसी को कहा गया है नीलगिरी की पहाड़ियां। इन दोनों का मिलन बिंदु क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है, ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, बेसिकली ये कितने जनपदों में, कितने राज्यों में फैली है? यह तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है। मुख्य रूप से इसे तमिलनाडु में माना जाता है, लेकिन अगर इसके विस्तार की बात करेंगे, ये 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है, बेसिकली ये पर्वत श्रृंखला है, कई सारी चोटियां इसमें शामिल है नीलगिरी की पहाड़ियों में। इनमें जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, ठीक है, जो तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है ऊटी। पूछा गया था पेपर में, ऊटी पर्यटन स्थल कहां पर है? यह तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है, ठीक है। अगला, निम्न विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था? इनमें से कौन सा विद्रोह है जो सबसे पहले घटित हुआ? देखिए यहां पे ये जो चारों के चारों विद्रोह हैं, ये चारों के चारों किसान विद्रोह हैं, किसानों के द्वारा किए गए थे। इनमें से जो गडकरी विद्रोह है और जो रामोसी विद्रोह है, ये दोनों के दोनों विद्रोह महाराष्ट्र में चले थे। रंगपुर विद्रोह और नील विद्रोह ये दोनों के दोनों बंगाल में चले थे, ठीक है। एक तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अब इनके वर्षों को लिख लेते हैं। जो रामोसी विद्रोह था ये 1822 से 1826 के दौरान चला। गडकरी विद्रोह की बात करते हैं, यह 1844 के दौरान चला। रंगपुर विद्रोह ये 1783 के दौरान चला और नील विद्रोह जो क्रांति हुई थी 1857 के, उसके बाद हुआ था 1859 में। ये इनके वर्ष हैं। रामोसी और गडकरी विद्रोह कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में। और रंगपुर और नील ये हुए थे बंगाल में। आपको बताना है सबसे पहले, तो सबसे पहले इनमें कौन सा विद्रोह घटित हुआ? रंगपुर विद्रोह। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। निम्न अशोक के शिलालेख और उनमें उल्लेख विषयों के युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अशोक के शिलालेखों से भी सवाल बने हैं पेपर में, उसके कौन से शिलालेख में कौन सी बात कही गई है वहां से आता है। चलिए देखते हैं। उसके पहले शिलालेख में क्या पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और यह बिल्कुल सही है। चौथे शिलालेख में बेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा उसने करी है, यह भी सही है। उसने यहाँ पे भेरी घोष को त्याग कर धम घोष की घोषणा यहाँ पे करी। इसका उल्लेख उसके चौथे शिलालेख में मिलता है। जो पांचवा शिलालेख है, क्या इसमें धम की व्याख्या करी गई है? देखिए धम घोष की घोषणा तो उसने चौथे में कर दी, लेकिन इसकी जो व्याख्या उसने करी अपने 11वें शिलालेख में करी। जो पांचवा शिलालेख है इसमें उसने धम के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति करी थी, या धर्म महामात्रों को उसने नियुक्त किया था, ठीक है। धर्म महामात्रों को यानी इनका जिनका मुख्य काम था अशोक की ये जो धर्म नीति थी इसका प्रचार प्रसार करना। इसी के माध्यम से उसने अपने पुत्र को और अपनी पुत्री को संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका में भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो धार्मिक महामात्रों की उसने नियुक्ति करी थी, उसका वर्णन 5वें शिलालेख में है। धम्म की व्याख्या उसने करी अपने 11वें शिलालेख में, ठीक है। 13वां शिलालेख क्या कलिंग युद्ध से संबंधित है? बिल्कुल सही है, केवल यहां पे सी वाला गलत है और आपको यही बताना था। अशोक के जो इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं उनमें और कौन कौन शामिल हैं? एक क्वेश्चन आता है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें है? अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख उसके 7वें और 8वें दोनों शिलालेखों में है, ठीक है। इसके अलावा कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है, लेकिन अशोक के समकालीन विदेशी राजा कौन कौन थे उनके नाम भी इसी शिलालेख में वर्णित हैं, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा भाग और अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? कुछ दिन पहले भी हमने इसी सवाल को देखा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य में संबंध मुख्य रूप से दो तरह से होते हैं। एक होंगे हमारे विधायी संबंध और एक होंगे हमारे प्रशासनिक संबंध, ठीक है। जो विधायी संबंध हैं केंद्र और राज्यों के मध्य में, ये बताए गए हैं भाग 11 के कौन से अनुच्छेदों में? भाग 11 के 245 से 255 के आर्टिकल्स में, ठीक है। जो भाग 11 का एक और अध्याय है, भाग 11 में 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में आर्टिकल 245 से 255 तक आते हैं। इनमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध बताए गए हैं। भाग 2 में 256 से 263 के आर्टिकल्स आते हैं जिसमें प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ इंपॉर्टेंट खानों के नाम दिए हैं, ये एक प्रीवियस ईयर का सवाल है उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड में पूछा गया था। सोना के लिए इनमें से कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो सोने के लिए क्या कोलार फेमस है? बिल्कुल सही है। जो कोलार गोल्ड फील्ड जिसे हम कहते हैं KGF, जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। कर्नाटक में पड़ती है और भारत में सोने के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
कोयला के लिए क्या झरिया फेमस है? झरिया जो है ये झारखंड में है और भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्र इसे माना जाता है। ये भी सही है। लौह अयस्क के लिए क्या गुंटूर फेमस है? गुंटूर आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये लौह अयस्क के लिए फेमस नहीं है, ये मुख्य रूप से एस्बेस्टॉस और डोलोमाइट के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, गलत ही आपने बताना था। हीरा के लिए पन्ना, पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है और भारत में हीरे के उत्पादन का एकमात्र इंपॉर्टेंट जो स्थान है वो पन्ना है। ठीक है, अगला, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? अब देखिए, कन्नौज को लेकर के कई बार सवाल बनता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था, किसने किसको हराया था, कौन कब आया था, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? इसका नाम है धर्मपाल। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 8वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर के रूप में, एक शहर के रूप में, शक्तिशाली शहर के रूप में उभरा था। सभी राजवंश इसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे। उस समय मुख्य रूप से भारत में 3 शक्तियां मौजूद थी, जिसमें भारत के पूर्वी भाग में शासन कर रहे थे पाल राजा। ठीक है, पश्चिमी भारत की ओर शासन कर रहे थे प्रतिहार राजा और दक्षिण भारत की ओर शासन कर रहे थे राष्ट्रकूट। और इन्हीं के तीनों में संघर्ष होता है किसके ऊपर शासन करने का? कन्नौज को लेकर के। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। क्वेश्चन बनता है त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ? इन तीनों शक्तियों के बीच हुआ, जिसमें पूर्वी भाग में पाल थे, पश्चिमी भाग में प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। कुछ ऐसा नहीं था कि एक लड़ाई हुई होगी और उसी के बाद फैसला हो गया होगा। सदियों तक ये लड़ाई चली, लगभग 200 सालों तक ये तीनों राजवंश आपस में लड़ते रहे कन्नौज पर अधिकार को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुए? सबसे पहले इस युद्ध में पाल राजाओं की तरफ से धर्मपाल शामिल हुआ, राष्ट्रकूटों की तरफ से इसमें ध्रुव, राजा ध्रुव इसमें शामिल हुए और प्रतिहारों की तरफ से इसमें वत्सराज शामिल हुए। सबसे पहले संघर्ष इन तीनों के मध्य में हुआ। इसमें जो राष्ट्रकूट राजा था ध्रुव, इसने कन्नौज को अपना बना लिया था, यानी जो पहला चरण का युद्ध हुआ उसमें राष्ट्रकूटों को विजय मिली। कुछ समय के बाद फिर से जो बंगाल का पाल वंश था यानी कि धर्मपाल और जो प्रतिहार थे वत्सराज, ये दोनों आपस में आते हैं, फिर से इनकी लड़ाई होती है, लेकिन संघर्ष विराम यहां पे हो जाता है। फिर ऐसे ही ये अलग अलग चरणों में लड़ते रहते हैं, कई सारी लड़ाइयां इसमें होती हैं। जो निर्णायक हुआ था उसमें कौन कौन से राजा शामिल थे? निर्णायक युद्ध में प्रतिहारों की तरफ से आए थे राजा मिहिर भोज, इनका नाम ध्यान रखेंगे। पाल शासकों की तरफ से आए थे देवपाल, ये अंतिम था जब त्रिपक्षीय संघर्ष समाप्त हुआ। और राष्ट्रकूटों की तरफ से आए थे कृष्ण द्वितीय। ठीक है, जो ये वाला युद्ध था इसमें जो प्रतिहार राजा थे मिहिर भोज, इन्होंने पाल राजा और राष्ट्रकूट राजा दोनों को पराजित कर दिया था और अंततः कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद किसका अधिकार हुआ था? गुज्जर प्रतिहार वंश का हुआ था। किसने किया था? मिहिर भोज ने किया था। ठीक है, इन्होंने बाद में अपनी राजधानी कन्नौज को ही बनाया और गुज्जर प्रतिहार राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। ठीक है, अगला, खारे पानी की सबसे बड़ी थलिया झील सांभर भारत के किस भाग में है? देखिए, खारे पानी की सबसे बड़ी इनलैंड झील, ऐसी झील जो समुद्र से नहीं लगी हुई है, लैंड लॉक्ड झील है, यह है हमारी सांभर। ठीक है, ये कहाँ है? ये आती है राजस्थान में। राजस्थान भारत के किस हिस्से में है? राजस्थान पड़ता है भारत के पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिमी हिस्से में, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, सूची को सूची 2 से मिलाना है। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और वो किस जगह पर आते हैं वो बताना है। आम्र वर्षा ये होती है आपके केरल के इलाकों में, केरल, कर्नाटक, इन इलाकों में ये वर्षा होती है। फूलों वाली बौछार तटीय कर्नाटक क्षेत्र में इसे माना जाता है। काल बैसाखी ये बंगाल में आता है और लू ये आपके उत्तर भारत में मुख्य रूप से पंजाब से बिहार तक चलती है। तो पहले का आंसर 2 है, दूसरे का आंसर 3 है, तीसरे का आंसर 4 है, चौथे का आंसर 1 है। 2, 3, 4, 1 हमारा सही विकल्प होगा। अब विकल्पों में 2, 3, 4, 1 नहीं था, तो 2, 3, 4, 1 से मिलता जुलता जो उसके सबसे नजदीक हो उसी को आयोग के द्वारा सही माना गया। इसमें ऑप्शन बी को सही माना गया, केवल इन्हीं में आगे पीछे है, बाकी देखेंगे तो लास्ट की 2 आपके सही थे। तो इसी को आपने ऐसे अगर विकल्प आते हैं तो आपने देखना है कि सबसे कम गलत कौन सा है। बाकी तो सारे के सारे गलत हैं, लेकिन इस वाले में कम से कम 2 पीछे के तो सही हैं, तो इसी को उत्तर माना गया। इसका सही आंसर वैसे क्या होगा? 2, 3, 4, 1। ठीक है,
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? देखिए, तंजावुर में जो यह मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यह मंदिर किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? चोल राजवंश से जुड़ा हुआ है। चोल राजा राजराज चोल ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर चोल मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार करें और काल अनुक्रम में लगाएं। 4 यहाँ पे पर्यावरण से जुड़े प्रोटोकॉल दिए गए हैं। सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ये किस चीज़ के लिए हुआ था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था। ठीक है। हालांकि लागू ये 2014 से हुआ था। ये आपके बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था, जैव विविधता से संबंधित। कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये हुआ था सन 2000 में। ठीक है। 2003 से ये लागू हुआ। ये जैव सुरक्षा के ऊपर आधारित था। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, 1997 में हुआ। 2005 से इसे लागू किया गया। कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर यह प्रोटोकॉल था। तो इनका क्रम लगाना है। सबसे पहले कौन सा वाला हुआ है? सबसे पहले यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, तो पहला आ जाएगा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में, यानी कि 4 आ जाएगा। फिर इनमें से कौन सा हुआ? फिर हुआ कार्टेजेना वाला 2000 में, यानी कि 3, और अंत में नगोया 2010, यानी कि 2। 1 4 3 2 कहाँ पर है? 1 4 3 2 ये रहा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के किस प्रावधान से संबंधित है? 243 के जो है हमारा, देखिए 243 देखकर आप समझ गए कि यह पंचायतों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। यह पंचायतों की किस विशेषता या पंचायतों में किस प्रावधान की बात करता है? पंचायतों में 243 के जो है पंचायतों के चुनाव की बात करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा, ये 243 के जे में बात कही गई है। पंचायतों की संरचना के बारे में 243 के सी में कहा गया है। पंचायतों की शक्तियां, उनके अधिकार, उनके उत्तरदायित्व 243 के जी में बताए गए हैं। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित सरकार के संबंध में यह किसने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? कैबिनेट मिशन के तहत भारत की अंतरिम सरकार बनी थी। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह सरकार बनी थी और 26 अक्टूबर 1946 में इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई ही इसलिए थी कि सारे कामों को वो रोकने का प्रयास करेगी, कांग्रेस को इतना परेशान कर देगी कि सरकार चलाना ही पॉसिबल नहीं होगा, जिससे वे अलग पाकिस्तान की मांग को मान लें। इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर सरदार पटेल ने कहा था कि अब वो विभाजन चाहें या ना चाहें, हम विभाजन चाहते हैं। इसके अलावा BR अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 देश मिलकर चला रहे हैं। ये कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला, पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? देखिए, पंचायत समिति जब बनती है, पंचायत समिति किस लेवल पे बनती है? पंचायत राज हमारा 3 स्तरों पे होता है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे। ग्राम स्तर पे तो पंचायत समिति होती नहीं है, जिला स्तर पे तो जिला पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति बनती है हमारी ब्लॉक स्तर पे, यानी कि खंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे बनती है पंचायत समिति। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी पीर पंजाल से आती है? सिंधु नदी की सहायक नदी है और पीर पंजाल से आती है। पीर पंजाल से आने वाली सिंधु की सहायक नदी का नाम क्या है? झेलम नदी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। झेलम नदी पीर पंजाल की पर्वतमाला में जो एक वहां पे बैरीनाग झील है, वहां से निकलती है। ठीक है। अगर हम सतलज नदी की बात करते हैं, ये सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन यह मानसरोवर के नज़दीक जो राकसताल है वहां से आती है। अगर हम रावी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है वहां से आती है। चेनाब की बात करते हैं तो ये भी हिमाचल प्रदेश में जो बारालाचा दर्रा है उसी के नज़दीक से निकलती है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? कई बार ये क्वेश्चन उत्तराखंड के परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर नहीं है, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी नहीं है हिमालय का हिस्सा। देखिए, हिमालय का हिस्सा रूपल है, रीमो है, कफनी है, ये सारे हिमालय के हिस्से हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ही पड़ते हैं। जो मेलास्पिना है ये आपके अलास्का में पड़ता है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये अलास्का में जो इलियास पर्वतमाला है वहां का हिस्सा है। ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है, बाकी सारे हिमालयी क्षेत्र में ही पड़ते हैं।
तो इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन पूरे सवालों को पूरी डिटेल के साथ हमने कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।